ओके, अब हम थोड़ा ओम्स लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ग्राफ हमने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये कहाँ कहाँ वैलिड है? ये ट्रूली लीनियर कंडक्टर्स में है, ओमिक कंडक्टर्स में वैलिड है। अगर ये समझो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय I, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो ये कब है? इस तरह का ग्राफ कब होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब होगा ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉलो हो रहा है V बाई आई, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखेंगे V बाई आई इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा, ये जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है ये टेन थीटा है। स्लोप ऑफ कर V आई, ये स्लोप जितना होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर देखिए कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इस तरह का कर्व है, ठीक है। एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं, दूसरे कंडक्टर का स्लोप कुछ इस तरह का है, तीसरे कुछ इस तरह का है, चौथे का कुछ इस तरह का है। तो मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया और ये थीटा 4 हो गया, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स हैं। तो बताइए ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है? पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर और ये चौथा कंडक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो आप बताओगे कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्थ कंडक्टर का होगा। R इज इक्वल टू V बाई आई। V बाई आई स्लोप, ये स्लोप जितना होगा ना उतना ही रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी। थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, थीटा 3 इज लेस देन थीटा 4। इट मीन्स थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 3 एंड थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सो इससे पता चला कि tan थीटा 4 इज ग्रेटर देन tan थीटा 3, ग्रेटर देन tan थीटा 2, ग्रेटर देन tan थीटा 1। मतलब रेजिस्टेंस जो है फोर्थ कंडक्टर का ज़्यादा आ रहा है। मतलब R4 इज ग्रेटर देन R3 एंड दैट इज ग्रेटर देन R2 एंड दैट इज ग्रेटर देन R1। ये हम इस तरह से समझेंगे। इस तरह का रेजिस्टेंस जो है हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ कर्व V बाई आई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पता चल गया। अगर मान लो कि ये एंगल को और हमने 30 डिग्री मान लिया, ये पूरे एंगल को और हमने 45 मान लिया, ये पूरे को हमने 60 डिग्री मान लिया, ये पूरे को 75 डिग्री मान लिया, ठीक है। ये अगर हमने 75 डिग्री मान लिया है तो आप रेजिस्टेंस फाइंड करो। R4, R3, R2, R1 सबका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगर हमें पता है कि 1030 R1 फाइंड करना है तो कितना 1030 R1 इज इक्वल टू 1030, R2 इज इक्वल टू कितना होगा? R2 इज इक्वल टू R2 कितना होगा? 45 डिग्री है ना, 1030 डिग्री कितना होगा, ठीक है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? रूट अंडर 3/2, ठीक है। तो ये देखिए साइन बाय tan थीटा रूट अंडर 3/2, ठीक है। तो कितना आया? 1/√3। इसका कितना आएगा? √3। इसका कितना आएगा? √3। और इसका कितना होगा? ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे 1075 डिग्री, इसको कैलकुलेट करना आसान है। 1030 प्लस 45 डिग्री है ना, फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा? 1030 प्लस 1045 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 इंटू 1045। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्थ कंडक्टर का, सबसे कम किसका? फर्स्ट कंडक्टर का। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने ग्राफ को उल्टा घुमा दिया, अगर मैं यहाँ पे करंट नहीं डाल करके, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये दे दूँ और यहाँ पे करंट डाल दूँ, अब बताओ क्या होगा कहानी में? ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? अब इस कहानी में ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी? क्योंकि अब जो है स्लोप V बाई आई सबसे ज़्यादा किसका है? फोर्थ कंडक्टर का। सबसे कम किसका है? फोर्थ कंडक्टर का। उससे ज़्यादा किसका है? थर्ड का। उससे ज़्यादा किसका है? सेकंड का। सबसे ज़्यादा किसका है? फर्स्ट का। तो ये tan थीटा जो स्लोप ऑफ कर दिया हुआ है, ये हम इसको उल्टा घुमा देते हैं, ये हम उल्टा घुमा देते हैं, ठीक है। ये हम उल्टा घुमा देते हैं और ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। हमने ऐसा घुमा दिया इस चीज़ को। तो अब इस तरह से घुमा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R1 का। बस अब ग्राफ को देखो, ग्राफ को ऑब्जर्व करो, समझो। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर फाइंड करने हैं तो आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक कंडक्टर में भी वैलिड
100% नहीं होता है। ये जो ग्राफ हमने बताया है, ये ग्राफ कहाँ पर है? ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। ये एक कंडक्टर के लिए, इट इज फॉर द कंडक्टर। ये जो ग्राफ हम बताया ओम्स लॉ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। और कंडक्टर में आप कॉपर ले लो, आयरन ले लो, प्लेटिनम ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखो। ओम्स लॉ वैलिड, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ में एक ही चीज बताया गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अगर ये कंडक्टर है तो लीनियर ग्राफ जब तक लीनियर है, यहाँ तक लीनियर है ना, तो यहाँ तक जो लीनियर है ये ओम्स लॉ को वैलिड कर रहा है। ये रेंज जो है ओम्स लॉ को वैलिड कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये ओम्स लॉ को वैलिड कर रहा है। यहाँ तक ओम्स का लॉ जो है वैलिड है, इसके बाद ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। देख लो ग्राफ सीधा नहीं है, यहाँ तक कर्व नहीं, यहाँ स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, लेकिन ये कर्व है, ये कर्व हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक कंडक्टर के लिए, एक पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए भी इस तरह का ग्राफ नहीं आ रहा? तो आप ध्यान से देखोगे कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है एक सर्टेन स्टेज तक, देखो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, करंट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ गौर से देखिए, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्ट्रेट बढ़ रहा है। जितना इसको बढ़ाएंगे इतना भी बढ़ेगा, है ना, सॉरी, जितना ये बढ़ाएंगे उतना भी बढ़ेगा, स्ट्रेट रहा। यहाँ तक जो है ये स्ट्रेट रहा, ओम्स लॉ यहीं तक वैलिड है किसी कंडक्टर के। तो चलो भाई यहाँ तक स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ तक स्ट्रेट गया, इसके बाद ये कर्व कैसे हो? तो जैसे ही हमने बहुत ज़्यादा करंट आ गया, मतलब इतना करंट आ गया कि अब उस करंट के वजह से वो कंडक्टर गर्म होना शुरू हो रहा है। दैट कंडक्टर बिकम्स हॉट, ठीक है, वो कंडक्टर गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से उसका टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ तक कांस्टेंट टेम्परेचर था, यहाँ तक आप देखो कांस्टेंट टेम्परेचर था, ठीक है, यहाँ तक कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन इसके पार करंट अब ज्यादा हो रहा है, और हीट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो हीट जो आ रहा है I² × RT आता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ गौर से देखिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही ज्यादा हो रहा है, उस कंडक्टर को अब गर्म करेगा। कुछ ना कुछ कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं हो, अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं हो, सुपर कंडक्टर हो, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस उनका इंडिपेंडेंट रहता है ना। तो अगर ये सुपर कंडक्टर होता तो क्या होता? सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता। लेकिन कंडक्टर है, कंडक्टर, हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। बात को समझिए कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एलॉयज के भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, आयरन का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कॉपर का भी होता है, गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, हर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एक कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेटिनम का भी होता है। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस के वजह से और करंट के वजह से और कुछ डिफरेंट टाइम की वजह से क्या होगा, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो इस तरह के रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट, है ना। अगर मान लो कि कोई कंडक्टर की बात मैं करूं, यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूं, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दूं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, और ये साई एंगल हमने ड्रॉ कर दिया है, तो ये क्या है एक्चुअली? चेंज इन करंट। ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो दिख रहा है आपको चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या दिख रहा है? चेंज इन करंट। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। चाहे वो कंडक्टर का हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर का हो, चाहे वो कैथोड भाग का हो, कोई भी कुछ भी हो, उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट बस इतने ही दूर तक, इतने ही दूर तक। बात को समझिएगा, यहां तक बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है उन सब वैलिड है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे साफ शब्दों में उन्होंने कहा था, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉडी का रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर चेंज होगा भाई रेजिस्टेंस चेंज होने वाला, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है? तो करंट और रेजिस्टेंस, कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है,
कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से वो कंडक्टर गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। उस जगह पे डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू V बाई R। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये जो हमने बताया आपको, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताया था, इतने ही पार्ट तक बताया था, इसके पार हमने यहाँ पे आपको डिस्कशन करके नहीं बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब मैं ये समझता हूँ आपके समझ में अब सब बातें आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए R इज इक्वल टू V बाई I tan थीटा स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, ये स्लोप ऑफ कर्व होता है, लेकिन अगर ये कंडक्टेंस की हम बात करें, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R, तो यहाँ पे I बाई V लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 बाई tan थीटा भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली हम जो स्लोप फाइंड करेंगे I बाई V का जो एक स्लोप ये फाइंड कर रहे हैं tan थीटा 1, ये tan थीटा 2, तो कंडक्टेंस की हम बात करेंगे, है ना। कंडक्टेंस फिर आप समझ सकते हो कैसे क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया उसका कंडक्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका कंडक्टेंस ज्यादा। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। आप देख सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या ये ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ते थे, तो क्या ये ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह वैलिड होता है, तो क्या ये ओम्स लॉ यूनिवर्सल है, बताइए। नहीं, ये ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं, स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में ही ये फुलफिल होते हैं। ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, नॉट इन गैसेस, जो गैसेस होते हैं उसमें ये वैलिड नहीं है, सर्टेन गैसेस में ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, क्रिस्टल रेक्टिफायर्स में भी वैलिड नहीं है, फर्मी आयोनिक वाल्व्स में भी ये वैलिड नहीं है, ट्रांजिस्टर में भी ये वैलिड नहीं है। बहुत सारे जगहों पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये कैसा लॉ है, ये कैसा लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये ऐसा लॉ है जो कुछ जगह पे फेल हो जाता है। जैसे गैसेस में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, क्रिस्टल रेक्टिफायर्स में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, फर्मी आयोनिक वाल्व्स में भी फेल हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स में भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक नया चीज निकालेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट। ठीक है, वो हम लोग अगर फाइंड कर लिया, उसको हम टेंसाई पढ़ेंगे, तो उस जगह पे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ना कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए होता है, और एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है रेजिस्टेंस भी उसका चेंज हो जाता है। ओके, और हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओके,